नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। नाइजीरिया में हुआ प्रेगनेंसी स्कैम। प्रेगनेंसी के नाम पर ठगी गई महिलाएं, नकली क्लिनिक बनाकर किया गया स्कैम। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर वार्ता। भारत ने की फंड की मांग, प्लास्टिक की परिभाषा को लेकर नहीं बनी सहमति। और हेमंत सोरेन बने झारखंड के मुख्यमंत्री, चौथे कार्यकाल के लिए शपथ। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। अफ्रीका में एक देश है नाइजीरिया। दुनिया में जनसंख्या के मामले में यह देश 6वें नंबर पर आता है। वहीं जन्म दर के मामले में भी दुनिया के सबसे ज्यादा बर्थ रेट वाले देशों में से एक है। इस देश में महिलाओं पर मां बनने का सामाजिक दबाव है। जो महिलाएं किसी भी वजह से मां नहीं बन पाती, वे समाज में अपमान का सामना करती हैं। समाज से अपमानित ये महिलाएं मां बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इन महिलाओं के इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाते हुए नाइजीरिया में एक प्रेगनेंसी स्कैम सामने आया है। इस स्कैम में कुछ लोग डॉक्टर और नर्स बनकर महिलाओं के साथ ठगी करते हैं। ये लोग केवल नकली डॉक्टर या नर्स नहीं बनते, बल्कि नकली क्लिनिक भी चलाते हैं। इस क्लिनिक में उन महिलाओं को टारगेट किया जाता है जो लंबे वक्त से मां बनने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन किसी मेडिकल रीजन से नहीं बन पा रही। इन महिलाओं को मोटी रकम लेकर इंजेक्शन और दवाएं दी जाती हैं, और इन दवाओं से महिलाओं के पेट में सूजन आ जाती है, जिससे उनका पेट फूल जाता है। बीबीसी के मुताबिक कुछ महिलाओं ने यह दावा भी किया कि उन्हें प्रेगनेंसी जैसा फील होता है। महिलाओं को साफ तौर पर कहा जाता है कि वो कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट न कराएं और न ही किसी दूसरे क्लिनिक यानी असली क्लिनिक में टेस्ट कराएं। उनसे कहा जाता है कि किसी भी तरह के टेस्ट या स्कैनिंग से प्रेगनेंसी का पता नहीं चलेगा। वे टेस्ट ना कराएं, इसके लिए उन्हें यह कहकर कन्विंस कर लिया जाता है कि ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी मेडिकल में एक मान्यता प्राप्त कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तब होती है जब प्रेग्नेंट महिला को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। इसे स्टील्थ प्रेगनेंसी या डिनाइड प्रेगनेंसी के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें प्रेगनेंसी के बहुत बाद तक या कई बार लेबर पेन शुरू होने तक पता नहीं चलता कि प्रेगनेंसी है। लेकिन क्रिप्टिक प्रेगनेंसी बहुत रेयर है। आंकड़ों के मुताबिक 400 से 500 महिलाओं में से एक महिला को 5 महीनों के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डिलीवरी के टाइम पर भी इन नकली क्लिनिक में महिलाओं से दवा के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं और बेहोश करके डिलीवरी भी की जाती है। महिलाएं होश में आती हैं तो उनके पास बेबी होता है। बच्चे के लिए ये स्कैमर तस्करी करते हैं। ये बच्चे उन देशों से लाए जाते हैं जहां पर अबॉर्शन कराना इलीगल है। गरीब और मजबूर माओं से लिए ये नवजात बच्चे स्कैमिंग का शिकार की गई महिलाओं को डिलीवरी के बाद सौंप दिए जाते हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं की बॉडी पर स्कार्स भी होते हैं, जिससे वे मान लेती हैं कि बच्चे को जन्म उन्हीं ने दिया है। इस पूरे स्कैम से एक बात साफ है कि जब तक इनफर्टिलिटी, अडॉप्शन, अबॉर्शन और रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर समाज का नजरिया नहीं बदलता और सरकारें कानून नहीं बनाती, ऐसे स्कैमर्स को उनके शिकार मिलते रहेंगे। 28 नवंबर को ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे सामाजिक न्याय के बड़े हिमायती माने जाते हैं। देश उन्हें महान समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक और लेखक के तौर पर याद करता है। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। ज्योतिराव फुले को ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले भी कहते हैं। ज्योतिराव फुले के सरनेम फुले की कहानी कुछ ऐसी है कि उनके परिवार के लोग फूल वाले के तौर पर काम करते थे, इसलिए उन्हें फुले कहा जाने लगा। उनकी जीवनी लेखक धनंजय कीर के मुताबिक फुले को महात्मा की उपाधि उनके साथी सुधारक विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने दी थी। ज्योतिबा थॉमस पेन की लिखी किताब राइट्स ऑफ मेन से प्रभावित हुए, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना जरूरी है। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद वंचित तबके को शिक्षित करना, साथ ही जाति व्यवस्था पर चोट करना था। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रचलित लोक नाटक तमाशा के जरिए ग्रामीण अंचलों में अपनी बात पहुंचाई। महात्मा फुले के कार्य और लेखन ने भारत में जाति सुधार के लिए बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा फुले ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कई रचनाएं की, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी है। उनकी अन्य किताबों में तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और ब्राह्मणों की चालाकी शामिल है। ज्यादातर लोग ज्योतिबा फुले को भारत में पहले बालिका स्कूल की स्थापना के लिए जानते हैं। वे भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था।
लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 1863 में एक भ्रूण हत्या रोकथाम केंद्र भी तैयार किया था, जहां पर गर्भवती विधवा महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे सकती थीं। ये पहल सामाजिक कल्याण के प्रति फूले की गहरी प्रतिबद्धता और समाज में गर्भवती विधवाओं की कमजोर स्थिति को पहचानने को दिखाती है। एक ट्रू फेमिनिस्ट के रूप में उनकी खासियत भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में मील का पत्थर है। आप हिंदी माध्यम से आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल, जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से। देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दक्षिण कोरिया में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर वार्ता चल रही है। इसे 5th इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमेटी नाम दिया गया है। ये वार्ता UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा करवाई जा रही है। ये वार्ताएं 1 दिसंबर तक कंक्लूड होने की संभावना जताई जा रही है। इस वार्ता का मकसद दुनिया के लिए एक ऐसी संधि तैयार करना है जिससे प्लास्टिक कचरे का उन्मूलन किया जा सके। इस वार्ता के जरिए संधि के ऐसे नियम तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिस पर सभी देशों की सहमति भी बन सके। भारत ने भी इसमें एक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के मुताबिक विकासशील देश प्लास्टिक को कंट्रोल करने वाले उपायों का तभी पालन करेंगे जब उन्हें लागत का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही भारत ने विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीक के ट्रांसफर की मांग भी उठाई है। साथ ही भारत ने एक नए फंड के गठन की भी मांग की है जो पूरी तरह से प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए ही काम करे। भले ही भारत ने ये मांग जोर शोर से उठाई हो, लेकिन न तो अभी तक ये साफ है कि प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के उपायों के लिए बात की जा रही है और न ही ये साफ है कि लागत में क्या क्या शामिल किया जाएगा। ऐसे ही संधि की वार्ता प्लास्टिक को लेकर हो रही है, लेकिन अभी तक देशों के बीच प्लास्टिक की परिभाषा पर भी सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें, UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन 1972 में किया गया था। यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल है। वहीं उन्हें शपथ झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा दिलवाई गई। झारखंड विधानसभा चुनाव में सोरेन ने भाजपा के गमलियाल हेम्ब्रम को 39,791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट पर जीत दर्ज की। बता दें कि झारखंड भारत के पूर्वी हिस्से में बसा एक राज्य है। झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में ले आया गया था। पहले ये बिहार का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था। झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्यों से लगती है। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। रांची शहर इसकी राजधानी है और दुमका को इसकी उपराजधानी का दर्जा दिया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है हेलुसिनेशन। इसके लिए हिंदी शब्द है मतिभ्रम। हेलुसिनेशन एक सेंसरी एक्सपीरियंस है, मतलब आपके 5 सेंसेस में से कोई भी कुछ ऐसी चीजें देखता, सुनता, महसूस करता, सूंघता या स्वाद लेता है जो वास्तव में वहां नहीं होती। उदाहरण के लिए, किसी को ऐसा लगे कि वो किसी को देख रहा है लेकिन दूसरा कोई नहीं देख रहा होता। ऐसे ही कोई ऐसी आवाज सुनाई देना जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही हो, इसे हेलुसिनेशन का उदाहरण मानते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए। हेलुसिनेशन की समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे नींद की कमी, तनाव, कोई बीमारी या नशीले पदार्थों और दवाओं का असर। हमारे ब्रेन को एक प्रोजेक्टर की तरह अगर समझें तो जो हमें वास्तविक दुनिया दिखाता है वो है ब्रेन, लेकिन कभी कभी उसमें गड़बड़ी हो जाती है और वो हमें काल्पनिक चीजें दिखाने लगता है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो व्यक्ति को डरा सकता है। इसलिए अगर किसी को ऐसा अनुभव हो तो ये संकेत हो सकता है कि शरीर या मन में कोई समस्या है और उसे डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने की जरूरत है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
IIT कानपुर ने एक नई और महत्वपूर्ण स्टील्थ टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसका नाम AMSCS यानी अनुलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का संबंध उस तकनीक से है जिसकी मदद से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को रडार, इंफ्रारेड, सोनार और अन्य सेंसर से छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। इसकी मदद से भारतीय विमान, फाइटर जेट्स और मिसाइल रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आएंगे। यह एक टेक्सटाइल बेस्ड ब्रॉडबैंड मेटा मटेरियल माइक्रोवेव एब्जॉर्बर पर आधारित है जो रडार तरंगों को एब्जॉर्ब कर सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग को अप्रभावी बना देती है। इसे बनाने का लाइसेंस मेटा तत्व सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। भारत ने नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में 49वां स्थान हासिल किया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11 स्थान की बढ़ोतरी को दिखाता है। यानी 2023 में भारत की रैंक 60वीं थी। यह इंडेक्स 133 देशों का मूल्यांकन करता है। इस इंडेक्स में भारत ने AI साइंटिफिक पब्लिकेशन, AI टैलेंट कंसंट्रेशन और ICT सर्विस एक्सपोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है जो भारत की डिजिटल प्रगति को दिखाता है। इसके अलावा भारत ने 2022 में 5G सेवा शुरू की थी जिसके चलते ग्लोबल मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग में तेजी से सुधार हुआ और भारत की रैंक 118वें स्थान से बदलकर 15वें पर पहुंच गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोन्नैयार या पेन्नैयार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह नदी विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहा है। पोन्नैयार नदी कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का बेसिन 16,019 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जिसका लगभग 77% क्षेत्र तमिलनाडु में, 22% हिस्सा कर्नाटक में और बाकी आंध्र प्रदेश में है। इस नदी का पानी मुख्य रूप से तमिलनाडु में सिंचाई के लिए प्रयोग में लिया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने सारेक्स यानी सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज के 11वें संस्करण का आयोजन कोच्चि, केरल में किया। यह अभ्यास 22वीं राष्ट्रीय समुद्री सर्च और रेस्क्यू बोर्ड बैठक के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के लिए थीम क्षेत्रीय सहयोग के जरिए खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाना रखी गई है। इसमें रियल टाइम सिमुलेशन, टेबल टॉप अभ्यास, वर्कशॉप और सेमिनार शामिल है। इस अभ्यास में फंसे लोगों को निकालने के लिए नई तकनीकों जैसे सैटेलाइट, ड्रोन, लाइफ राफ्ट आदि क्षमताओं का परीक्षण होगा। भारत सरकार ने लद्दाख में ई-दाखिल पोर्टल शुरू किया। इसी के साथ यह पोर्टल अब पूरे देश में एक्टिव है। ई-दाखिल एक ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच है। यह उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, फीस भरने और मामले की स्थिति ट्रैक करने के लिए एक सरल और पेपरलेस विकल्प प्रदान करता है। ई-दाखिल का मकसद उपभोक्ता अधिकारों का विस्तार करना और दूर दराज के क्षेत्रों तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल को 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लॉन्च किया था। अब सरकार ई जागृति पोर्टल के लॉन्च पर काम कर रही है। यह पोर्टल केस फाइलिंग, ट्रैकिंग और प्रबंधन को और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करेगा। आइए जल्दी से अब देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेडिकल की दुनिया में ये एक मान्यता प्राप्त अवधारणा है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी एक रेयर घटना है। सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया था, अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था? नीति आयोग, नैस्कॉम, इसरो या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? सही जवाब है नीति आयोग, विकल्प ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से देश या क्षेत्र लेबनान के साथ सीमा साझा करते हैं? इजराइल, सीरिया, भूमध्य सागर? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो या फिर सभी तीन? उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी यानी सभी तीन। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। नमस्कार।